लखनऊ में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का विमोचन किया और नवीन सुविधाओं का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने विकास के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी दायित्वधारियों को भी सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि काल की गति से 2 कदम आगे चलना है और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। केवल भवनों का करने जा रहा हूं, जिनका मार्गदर्शन और नेतृत्व पूर्वी उत्तर प्रदेश कारपेशेंट सबसे पहले आरएमएल में आता है, सबसे पहले यहीं पे आता है, फिर यहां से केजीएमयू या एसजीपीजीआई की तरफ फिर वो रुख करता है। और सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, नेपाल की, ये सभी स्थितियां यहां के लिए आती हैं, इस ओर मुड़ती हैं। उन स्थितियों में अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आज जो एक व्यक्ति, एक पेशेंट का परिजन, एक मरीज का परिजन बड़े विश्वास के साथ आता है और विश्वास के साथ आने के बाद अगर कहीं पे उसकी भावनाओं को ठेस लगेगा तो वह फिर धीरे धीरे करके उसके मन में आएगा, देखो साहब कुछ नहीं होता, और फिर वह यहां से विमुख होकर के दूसरी तरफ रुख करेगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के इन 3 संस्थानों ने लगातार सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी कुछ मानक तैयार किए हैं, मानक गढ़े हैं। मुझे याद है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना के दौरान मैं देख रहा था, मुझे उस समय अक्सर इस बात को मैं अनुभव करता था कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक रूप से हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना जैसी महामारी को सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस प्रकार की महामारी को देखा था। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था हमारे पास, कोविड की जांच करने के लिए कोई भी अन्य सुविधा नहीं थी, कोई लैब्स नहीं थी। हमने पहला पेशेंट जब आगरा में और नोएडा में देखने को मिला तो हम लोगों ने उनके सैंपल जांच करने के लिए सफदरजंग और एम्स दिल्ली में भेजे थे। एनआईवी पुणे को भेजा था और धीरे धीरे करके हमने यहां विकसित करने प्रारंभ किए। पहले कम से कम यहां पे सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच करना प्रारंभ कर लें, फिर देखें यहां सुविधाएं क्या चाहिए। हम लोगों ने जब देखा था 36 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में आईसीयू का एक भी बेड नहीं था, एक भी नहीं था, ट्रेन्ड मैन पावर नहीं थी। कैसे होना है? और उस समय उत्तर प्रदेश ने कुछ मॉडल भी गढ़े, वर्चुअल आईसीयू भी चल सकता है, और इन 3 संस्थानों ने सफलतापूर्वक चलाया था। एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल ने जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से मरीज को, इसके बारे में वहां पर मरीज को बेहतर राहत देने, जो लोग वहां पर ट्रेन्ड मैन पावर हमने यहां से भेजा था, जो मास्टर ट्रेनर यहां पे ट्रेनिंग लिए थे, उन लोगों ने वहां पर जाकर के कार्य किया। और अगर कोई समस्या आती थी तो प्रतिदिन सायंकाल ये तीनों संस्थान एक साथ उन संस्थानों के साथ, उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ या कोविड हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ते थे
और वहां पर उनको गाइड करते थे। कोई समस्या होती थी तो फिजिकली वहां पहुंच करके उनको मार्गदर्शन करती थी। हमारा मॉडल सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था। यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर एक महामारी को मात दी जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हॉस्पिटल और बड़े बड़े संस्थान के अंदर जो भीड़ है, इस भीड़ को हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके रोक न सकते हो, कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में, पीएससी में, सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा करके पेशेंट की स्क्रीनिंग के कार्य को हम उस स्टेज पे भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्वयं भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं, आज जब हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैं भी आपकी एनुअल रिपोर्ट देख रहा था और मुझे अच्छा लगा। एनुअल रिपोर्ट है काफी मोटी और साल भर की आपने बनाई है। हर एक इवेंट को उसमें आपने इकट्ठा करके रख दिया, लेकिन आपने शुरुआत की है कि दुनिया को पहला सर्जन किसी ने दिया है तो भारत ने दिया था, सुश्रुत के रूप में। हम सुश्रुत को भूल गए। आपने उसमें आयुर्वेद के जनक चरक का भी उल्लेख किया है। अच्छा है, चरक और सुश्रुत ये भारत की देन है दुनिया के लोगों की आरोग्यता के लिए। रांची स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 13 सितंबर को शासी निकाय की बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों की व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय सांसद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अस्पताल में उपकरण की खरीद और कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए, ये भी ये जीबी का मामला नहीं था। हमने निर्देश दिया है डायरेक्टर को, हम लोगों ने कहा है कि आप डायरेक्टर हो, ये आप देखो, ये सब निजी प्रैक्टिस कौन करता है, नाम बताओ हमको। जीबी में बैठक में एजेंडा ला देना और ये कहना कि नहीं हमको पता ही नहीं कि कौन करता है, तो फिर तो ये गलत बात है। ये एजेंडा नहीं आना चाहिए था। जो अगर प्राइवेट में कोई प्रैक्टिस करता है तो हम लोग उसको सारा अलाउंस देते हैं, सारा पैसा देते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस का भी पैसा देते हैं। तो ये सारी बातें आई और अभी देखेंगे आगे। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक तरफ तो यह अलार्मिंग पोजीशन, आप मीडिया वाले मित्र, आम लोग रिम्स की दुर्व्यवस्था से परेशान, और तभी माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः ही संज्ञान लिया और आदेश दिया कि जीबी की बैठक हो। और आज माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उस बैठक में मौजूद थे, क्योंकि यह इतना बड़ा अस्पताल और जहां दुर्व्यवस्था की बुरी हालत है। आज निर्णय हुए हैं, बहुत निर्णय, चाहे वो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट को लेके हो। अभी बताया गया कि 156 वेंटिलेटर में 125 वेंटिलेटर काम कर रहे। आज ही निर्णय हुआ कि 100 वेंटिलेटर खरीदे जाएं। रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन राजधानी के लोगों के लिए बेहतर संदेश लेकर आएगा। संजय सेठ ने एचएनएन के ब्यूरो चीफ अजय लाल से प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हाल ही में पंजाब की यात्रा करके आए हैं। सर, क्या वहाँ स्थिति हमने देखा, क्या पानी में घुसे हुए हैं,
कमर तक पानी थी, क्या स्थिति है वहाँ की? देखो, आज तो हम सांसद खेल महोत्सव सेवा पखवाड़ा में बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और उस मुतालिक 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है, और उस दिन से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को देश के करोड़ों कार्यकर्ता हम सब उतारेंगे। कैसे विभिन्न कार्यक्रम होंगे उस पर हम चर्चा कर रहे थे। बिहार पर नजर आप रख रहे हैं, क्या वहाँ अभी आज कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा, लोगों से, युवाओं से क्या कहेंगे पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, हम कह सकते हैं कि 21 सितंबर को साइक्लोथॉन है, और साइक्लोथॉन साइकिल चलाकर आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और पर्यावरण को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि वो सैकड़ों लोग भाग लेंगे, और साइक्लोथॉन से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत भी है उस दिन से, और 25 दिसंबर को इसका समापन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सांसदों को निर्देश है कि सांसद खेल महोत्सव कराकर अपने लोकसभा क्षेत्र के ऐसे उदयमान खिलाड़ियों को मौका, जो बेहतर प्रदर्शन कर सकें, उनको एक मंच, एक मैदान। तो पिछली बार भी कराया था, इस बार बड़े स्तर पे हो रहा है। उसकी शुरुआत साइक्लोथॉन से हो रही है। आ रहे हैं जो आप लोग कोई आ रहे हैं, पूरा भारत माता के साथ स्वागत होना चाहिए। वो हमारी केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी उपस्थित रहेंगी, और हमारी कमांडर डॉक्टर गौरी मिश्रा जी, जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारे पदक जीते हैं साइकिल में, गोल्ड मेडल 2 बार जीता है, वो उस साइक्लोथॉन में मौजूद रहेंगी। माने एक युवाओं को प्रेरणा देना, युवाओं में एक मैसेज देना, इसीलिए साइक्लोथॉन का कार्यक्रम। और साइकिल चलाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं खुद ही रोजाना साइकिल चलाता हूँ, और कभी मौका मिलता, पहले तो रोज चलाता, लेकिन मौका नहीं मिलता, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो 10-5-20 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं। है संजय सेठ कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे, युवाओं को संदेश दे रहे थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि संजय सेठ ने जो कुछ कहा है उस पर युवा अमल करेंगे। सहयोगी उमेश के साथ HN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में AIMIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, और 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कड़ा विरोध किया। इस दौरान उन्होंने BCCI से इस मैच को रद्द कराने की मांग की। उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेटर अक्सर अपने सोशल मीडिया पर भारत और ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करते पाए गए हैं। सरकार को इस पर ध्यान देकर मैच नहीं कराना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है वो गलत हो रहा है। पाकिस्तान हमारे यहाँ हिंदुस्तान पे आए दिन हमला करता रहता है, और हम लोग उसके साथ मैच खेल रहे हैं। ये सरकार की दोहरी राजनीति हो रही है। इसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। ना मैच होना चाहिए, ना उससे कोई मतलब रखना चाहिए। वो हमारे सैनिकों को मार रहा है, हम उसके साथ मैच खेल रहे हैं। ये सरकार की दोहरी राजनीति है, और हम खेल मंत्री को इसका ज्ञापन देते हैं कि कल वाला मैच स्थगित किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और उसके बाद मैच हो रहा है, इसलिए हम लोग ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लेकर के आए हैं कि ये सरकार दोहरी राजनीति चल रही है। इधर एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर भी चला रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मैच खेल रही है। आज हम लोगों ने ये पोस्टर है, पाकिस्तान का बैनर है, यही सब लगा करके विरोध जता रहे हैं। फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के अजरौली गांव में हुई केशपाल की हुई हत्या के खिलाफ सरदार सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की लापरवाही कार्यशैली पर सवाल उठाए और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा परिजनों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने समेत 6 मांगें रखी गई और एक प्रतिनिधिमंडल ने DM और SP से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
ये सारा रौद्र रूप अपनाया, जिसके कारण लाखों लोगों को आना पड़ा, हजारों लोगों को आना पड़ा। अगर डीएसपी नहीं रोकते, परिवारों से मिलने देते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बनारस से हेमंत पटेल की हत्या, बदायूं में करतब पटेल की हत्या, प्रतापगढ़ में धर्मपाल पटेल की हत्या, सुल्तानपुर में हमारी अंशिका वर्मा की हत्या, बस्ती में चौधरी की हत्या, इलाहाबाद में अरुण पटेल की हत्या, फतेहपुर में केशपाल पटेल और हमारे कालीशंकर उत्तम की हत्या। ये सैकड़ों हत्याएं उत्तर प्रदेश में जो जाति चिन्हित पिछड़े दलितों बहुजन की जा रही है, उसके खिलाफ आज हमारा पूरा सरदार सेना और सैकड़ों सामाजिक संगठन परिवार के समर्थन में आए और आज इस सीओ के ऊपर कार्रवाई का उन्होंने कहा है कि मैं करने जा रहा हूं और अभी हम बैठने जा रहे हैं, हम जा नहीं रहे, हम कार्रवाई करा करके परिवार के साथ तभी इस परिवार को न्याय। और हमने एक बात और कह दिया जो आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये हमारी 6 मांगे, उन्होंने 3 दिन का कुछ मांगों के लिए जो नियम भी है कि उसमें पत्राचार होगा, पत्र की व्यवहारिकता वो होगा, अगर ये नहीं होती है तो हमने कह दिया कि 7 दिन के बाद, 7 कार्य दिवस के बाद हम लाखों लोग धातापुर में मिलेंगे। अपनी सामने रखी। एक उनका ये था कि पीड़ित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। इसके संबंध में ये निर्णय लिया गया है कि इस योजना के तहत एक अच्छा सा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव बनाकर तत्काल भेजा जाएगा। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो हम अपने जनपद स्तर पे दे सकते हैं, जिनका लाभ हम परिवार तक पहुंचा सकते हैं, वो हम करेंगे। ये हम अपने स्तर पे तत्काल आज से ही प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त परिवार ने ये भी एक अपनी ज़रूरत बताई थी कि आत्मरक्षा के लिए उन्हें शस्त्र लाइसेंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए यहाँ बैठ के हम उनका फॉर्म भी भरवा रहे हैं और अगले 3-4 दिन में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी मांग रखी थी कि नौकरी उनको उपलब्ध कराई जाए। तो हमने ये उनसे अनुरोध किया है कि वो आपस में तय कर ले कि कौन नौकरी लेना चाहता है परिवार में और अपना बायोडेटा लेकर आ जाए, ताकि हम उनके शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनको एक उचित, एक अच्छा अवसर उपलब्ध करा सकें। जालौन के साइबर क्राइम थाना का पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के सभी पटलों का निरीक्षण किया, जहां उन्हें पता चला कि थाने में सीआरपी पोर्टल के माध्यम से इस साल 26 लाख रुपए की रिकवरी की गई और ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए लोगों को पैसे वापस लौटाए गए। साइबर थाना हमारा पूरी तरीके से डेडिकेटेड है साइबर क्राइम के लिए। इस थाने पर एक साइबर हेल्प डेस्क भी है और साइबर सेल भी बना हुआ है, जो हमारे I4C के पोर्टल्स हैं। NCRP पोर्टल है और प्रतिबिंब पोर्टल है, ये सब जितने भी पोर्टल उनसे संचालित हो रहे हैं, उनको जो हमारा साइबर सेल है मॉनिटर करता है। NCRP पर जितनी भी हमारी शिकायतें आती हैं फ्रॉड की, उसमें हम जांच कराते हैं, बैंकों से जांच कराते हैं और उनकी शिकायत सही पाए जाने पर कोर्ट में उसका एप्लीकेशन डलवा के उसकी आख्या भिजवाते हैं। भिजवा के माननीय न्यायालय से आदेश कराने के बाद उस पैसे को वापस उनको उनके अकाउंट्स में हम ट्रांसफ़र करा देते हैं। और जो भी लोकल आदमी या कोई बड़ी घटना होती है जिसमें FIR उपलब्ध होता है, उसमें FIR करा के प्रॉपर विवेचना कराई जाती है, अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है, सारी चीज़ों की बरामदगी की जाती है। यहाँ का जो कामकाज देखा है, CRP पोर्टल पे बहुत अच्छी रिकवरी है। लगभग 26 लाख रुपए हम वर्ष 25 में ही अपने पीड़ितों को वापस करा चुके हैं। 16 लाख रुपए के आसपास अभी अकाउंट फ्रीज है, जो माननीय न्यायालय से उसमें आदेश होना शेष। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 24।